नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास को देखने वाले हैं, जो कि महिला परीक्षक भर्ती का यहाँ 16वां वीडियो है। यानी कि मैंने 15 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो नवीनतम सिलेबस है उसके आधार पर 40 अंकों का रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको रीजनिंग भी देखने को मिलेगा, इंडियन जीएस देखने को मिलेगा और छत्तीसगढ़ का जीएस देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ के जीएस के अंतर्गत जैसे कि उसका इतिहास है, भूगोल है और राजनीतिक परिवेश है, अर्थशास्त्र है, वो सभी आपको देखने को मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है वहाँ छत्तीसगढ़ को इतिहास को देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। अगर इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। पहला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मदेव राय का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है? आप लोगों से कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का ज़्यादातर एग्जाम होता है, उसमें इतिहास का प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इतिहास और जनजाति, ये जो टॉपिक है दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्या बोला गया पहला प्रश्न में कि ब्रह्मदेव राय का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है? सही जवाब आ जाएगा इनका नागपुर नागपुर संग्रहालय में संरक्षित है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि रायपुर के कलचुरियों की लाहौरी शाखा के शासक हैं और इन्हीं के नाम पर रायपुर शहर का नामकरण किया गया है। किसके नाम पर है? ब्रह्मदेव राय। तो राय का जो हो गया राय हो गया, और यहाँ पर जो अधिकतर लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? पुर बोलते हैं या दुर्ग बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? पुर हो गया। ठीक है, तो ये रायपुर हो गया। इस तरीके से इसका नाम पड़ा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, सरबपुरी राजवंश की राजमुद्रा में निम्न में से कौन सा चिन्ह मिलता है? तो कौन सा चिन्ह मिलता है आपको बताना है। सही जवाब आ जाएगा इनका गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी का चिन्ह मिलता है। प्रश्न को अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है, क्या बोला गया है? सरबपुरी राजवंश के राजमुद्रा में निम्न में से कौन सा चिन्ह मिलता है? तो गजलक्ष्मी का चिन्ह मिलता है। इसके बाद हम देख लेते हैं, इनका जो शासनकाल है, सरबपुरी वंश का शासनकाल है, वह 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य चला है। और इनका जो राजधानी है, यानी कि इनका पूरा क्षेत्र एरिया है, वहाँ सारंगढ़ है, संबलपुर है, सरबपुर है, सिरपुर है और प्रसन्नपुर, इतने एरिया को यहाँ कवर करता था। ठीक है, और इनके संस्थापक कौन हुए? सरबराज हुए। प्रसन्न मात्र के पुत्र जयराज के द्वारा मुद्रा पर गजलक्ष्मी का अंकन करवाया गया था। तीसरा प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। यहाँ पर सुमिलित करना है, एक तरफ है आपके राजवंश है, एक तरफ है इनके शासक काल है। ठीक है, मतलब इसके राजवंश है, तो आपको देखना है कि किस तरीके से है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जिस तरफ शासक होना चाहिए उस तरफ राजवंश हो गए हैं, और जिस तरफ राजवंश होना चाहिए उस तरफ शासक हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, अपने को चलना है क्या है, ये वाला जो पार्ट है वहाँ शासक का नाम है और ये वाला पार्ट जो है राजवंश का नाम है। अब हमको सुमिलित करना है, तो सही जवाब क्या रहेगा इनका? देखो, इसमें अगर हम देखना चाहें तो भवदत्त वर्मन का, जैसे कि आप पढ़ना चाहोगे तो उसमें नल वंश से संबंधित यहाँ मिलता है। ठीक है, प्रसन्न माता जो कि सरबपुरी वंश से संबंधित है, महाशिवगुप्त बालार्जुन जो कि पांडु वंश से, जो सिरपुर वाले एरिया है यहाँ पर मिलते हैं, और व्याघ्रराज का मिलता है सोमवंश से। इसलिए जो इसका आंसर रहेगा 3, 4, 1, 2 सही रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? तो कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है आपको ये बताना है। सही जवाब आ जाएगा इनका राजनांदगांव जो कि कुशवाहा, ये जो है वहाँ सुमिलित नहीं है। बाकी जैसे कि सरगुजा का है रक्सल चौहान वंश, ये ठीक रहेगा। ठीक है, इस साइड हुआ था। फिर आता है बस्तर का, तो बस्तर में काकती वंश हुआ था। कवर्धा में राजगौड़ का वंश है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका जो चौथा आंसर सही है, जो कि सुमिलित नहीं है। अगला है, सरबपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? तो क्या बोला गया है? अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? सही जवाब आ जाएगा इनका वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म का शासन है, उनका पालन करते थे। इसके बाद हम देखे थे कि सरबपुरी राजवंश को अमरार्य कुल या अमराज्य कुल भी कहा जाता है, और इनके संस्थापक हुए सरबराज हुए थे। अगला है, सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? तो क्या नहीं होता था सरबपुरी ताम्रपत्रों पर? इसमें जो रहेगा, ताम्रपत्र पर चित्र, यानी कि कोई भी प्रकार के चित्र नहीं होता था। लेकिन उनके जो ताम्रपत्र अभी भी प्राप्त हुए हैं उसमें क्या था? ताम्रपत्र जारी करने का तिथि भी था, वर्ष भी था, और तारीख, यानी कि जो ताम्रपत्र जारी करने वाला जो स्थान है वो भी था, और ताम्रपत्र के लेखक व उत्कीर्णन का नाम भी इसमें लिखा गया था। लेकिन कोई भी प्रकार के चित्र इसमें शामिल नहीं था। अगला है, रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की जहांगीरी में
8 वर्षों तक रहना पड़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडियन जीएस पढ़ते हो, उसमें हिस्ट्री भी पढ़ते हो, तो उसमें जो जैसे कि मुगल सम्राट हुए थे जहांगीर, इसके बारे में अगर पढ़ते हो तो फिर ये जानकारी आपको मिलेगा। ठीक है? तो इसका जो आंसर रहेगा राजा कल्याण साय। राजा कल्याण साय को वहाँ पर रहना नहीं पड़ा था, दरअसल कैद करके रखा हुआ था। यहाँ पर देख कहते हैं गोपाला गीत के अनुसार कल्याण साय को 8 वर्षों तक नजरबंद कर दिया गया था। उन्होंने राजस्व की जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की, साथ ही गढ़ व्यवस्था भी शुरू किया। अगला है रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्न किन राजाओं का उल्लेख किया गया है। तो किन राजाओं का उल्लेख किया गया यहाँ पर, कहाँ से प्राप्त हुआ है, आरंग ताम्रपत्र। तो देखो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ सूर्य है, दैत्य वर्मा है और विभीषण है, इन तीनों का यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रतुल्य कुल वंश के जो संबंधित है वहाँ कौन कौन से, जैसे कि सबसे पहले तो इसका जो शासनकाल है वहाँ 4वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी के मध्य चला है। और इनकी जो राजधानी वहाँ आरंग, जो कि उपाधि कौन से धारण करते थे, राजयोगी। कभी कभी प्रश्न उठता है कि राष्ट्रतुल्य वंश के जितने भी शासक थे वहाँ कौन से उपाधि को धारण करते थे, तो राजयोगी का उपाधि धारण करते थे। क्रमशः सूरा, दैत्य, विभीषण, भीमसेन प्रथम, द्वितीय और दैत्य द्वितीय और भीमसेन द्वितीय इनके शासक हैं। अगला है किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। तो कौन से वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति की धारण करते थे। सही जवाब आ जाएगा ए नंबर सही रहेगा। ठीक है, ए इसका सही रहेगा, यानी कि सोमवंश रहेगा। अगला है रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के ऐतिहासिक प्रमाण हैं। तो ऐतिहासिक प्रमाण कौन सा है आपको बताना है, नल वंश का रहेगा। ठीक है, नल वंश को, जो कि रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र पर इसमें मिला है। कहाँ पर, दक्षिण कौशल में मिला हुआ है। इसके बाद हम देखे थे कि नल वंश के विषय में रिद्धिपुर ताम्रपत्र, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र और पडियापाधर ताम्रपत्र है, राजिम शिलालेख है और डोडागढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। इनकी राजधानी आरंग है और समय है 4वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य इनका शासनकाल चला है। अगला है कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। आपको बताना है। सही जवाब आ जाएगा राजिम शिलालेख। राजिम शिलालेख, जहाँ पर राजिम का जो प्रमाण यहाँ पर मिला है, इसमें हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास का यहाँ संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलता है। जैसे कि आप राजीव लोचन के मंदिर जाके देखना, वहाँ पर कई शिलालेख मिलता है, वहाँ पर लगा हुआ है। महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं कि नलवंशी शासक विलासतुंग का राजिम शिलालेख छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। अगला है प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में जिन राजाओं को जीता था उन्हें छत्तीसगढ़ के थे। तो जैसे कि दक्षिण भारत का जो अभियान किया गया था, किसने किया था, समुद्रगुप्त ने। तो उसमें छत्तीसगढ़ के 2 शासक थे। कौन कौन से हैं, कौशल और महाकांतर। कौशल और महाकांतर के जो शासक हुए, इनके राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया था। अगला है तीव्रदेव अनुयायी था। तो तीव्रदेव किसका अनुयायी था, इसका जो आंसर आ जाएगा वैष्णव धर्म का। यहाँ पर देखते हैं पांडुवंश के सभी शासक वैष्णव धर्म से संबंधित हैं, लेकिन महाश्री गुप्त बालार्जुन शैव धर्म को अपनाया था। अगला है महाश्री गुप्त समकालीन था। तो महाश्री गुप्त किसके समकालीन था, इसका जो आंसर रहेगा पहला रहेगा हर्ष का समकालीन था। अब यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है कि पांडुवंशी शासक महाश्री गुप्त, नलवंशी शासक विलासतुंग और साथ ही कन्नौज हर्षवर्धन एवं चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन था। अगला है कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कांकेर के सोमवंश के जो संस्थापक हुए वहाँ सिंहराज हुए। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, और इनका जो समय है 1191 से 1320 तक से समय है। अगला है छत्तीसगढ़ में कहाँ से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस स्टार मार्कर जरूर करें। देखो जो सिक्के वाला प्रश्न है आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी ये प्रश्न पूछे जाते हैं और थोड़ा सा याद इसको रखना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया, छत्तीसगढ़ में कहाँ से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं। इसका जो आंसर रहेगा बिलासपुर से मिले हैं। यहाँ पर जैसे कि देखते क्या लिखा है कि बिलासपुर से तांबे के सिक्के की प्राप्ति हुई है और साथ ही तेलीकोट जो कि रायगढ़ से स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण मुद्रा प्राप्ति हुई है। अगला है भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ था, सही जवाब आ जाएगा पहला रहेगा 11वीं शताब्दी में इनका निर्माण हुआ था भोरमदेव मंदिर का। इनके बारे में देखते हैं कवर्धा क्षेत्र में भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी शासक गोपाल देव के काल में हुआ। अगला है 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में
निम्नलिखित व्यक्ति सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए। कौन कौन से हुए, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखे हैं, कैप्टन एडमंड है, कर्नल पी एगन्यू है, या मी सैंडिस है, या कर्नल हंटर है। इसका जो सही जवाब क्या जाएगा, चौथा रहेगा। यानी कि चारों जो हैं छत्तीसगढ़ में 1818 से 30 तक से मध्य सुपरिटेंडेंट नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और सुपरिटेंडेंट हुए हैं, जैसे कि क्या है, विल्किंसन है और क्राफ्टर्ड भी इसमें हुए थे शामिल। अगला है, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पौनी का अर्थ क्या है? तो पौनी का अर्थ क्या रहता है? सही जवाब आ जाएगा इनका विशेष सेवादार। विशेष सेवादार को ही कहा जाता है। जैसे कि गाँव में देखना आप, कोई जगह नाई का व्यवस्था किया रहता है, या किसी पशुओं को या गाय को चराने के लिए कोई व्यवस्था किया रहता है, तो इसे क्या है, इसे कहा जाता है पौनी कहा जाता है, ठीक है, जो कि विशेष सेवादार के रूप में इसे नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो कौन थे रायपुर का डिप्टी कमिश्नर, आपको बताना है। सही जवाब आ जाएगा आर के पाटिल। आर के पाटिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे। इसके बारे में देखे थे, यहाँ पर क्या है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कभी-कभी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ है? तो 1942 में हुआ है। अगला है, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल किस जिले को चुनिए? जैसे कि क्या है, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिसका नाम क्या है, सिंगरौल है। अब इनके कर्तव्य स्थल को चुनना है, यानी कि ये कौन से क्षेत्र में कार्य करते थे। इसका जो जवाब आ जाएगा दुर्ग। दुर्ग जिले से यहाँ संबंधित है। प्रश्न को यहाँ पर एक और बन सकता है, क्या लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुनंदन सिंगरौल दुर्ग जिले से संबंधित थे। इन्होंने 1942 में दुर्ग के कचहरी में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। ठीक है, आगजनी यानी कि वहां पर जो कोर्ट है वहां पर आग लगा दिया था। कौन? रघुनंदन सिंगरौल। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे परंतु वे एक अच्छे सेवक भी थे। इनकी एक पुस्तक का नाम है हॉलैंड का इतिहास। तो आपको ये बताना है कि हॉलैंड का जो इतिहास है वहाँ किस व्यक्ति ने लिखा था। इसका जो आंसर रहेगा ठाकुर छेदीलाल। ठाकुर छेदीलाल इसका आंसर रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बिलासपुर के बैरिस्टर छेदीलाल एक वकील स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हॉलैंड के स्वाधीनता का इतिहास इनकी प्रमुख रचना थी। अगला है, 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में निम्न में से कौन से संगठन स्थापित हुए? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संगठन रायपुर में 1870 और 1900 के बीच में गठित किया गया। सही जवाब आ जाएगा इनका चौथा रहेगा, यानी कि चारों रहेगा। क्या क्या है? लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन है, मालिनी रीडिंग क्लब है, और छत्तीसगढ़ का बाल समाज है, और कवि समाज है। इन चारों का गठन किया गया था। अगला है, निम्न में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया था? तो 19 में जो कंडेल गांव के किसान हैं उन्होंने आंदोलन किया था, तो किस वजह से किया था? सही जवाब आ जाएगा इनका नहर के उपयोग पर जुर्माना। नहर के उपयोग पर जुर्माना लगा दिया था। यहाँ पर देखते हैं कि ब्रिटिश शासन द्वारा धमतरी जिले के कंडेल गांव में महानदी बांध पर निर्माण व नहर निर्माण कर जल प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों का अनुबंध अनिवार्य किया गया। किसानों द्वारा अनुबंध करने से इनकार करने पर उन पर जल चोरी का आरोप लगाया, जिसके विरोध में कंडेल में नहर सत्याग्रह किया गया। अगला है, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद नाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? सही जवाब आ जाएगा इनका किरारी। किरारी से प्राप्त हुआ है। किरारी कहाँ पर है? जांजगीर चांपा जिले के ग्राम किरारी से प्राप्त कास्ट सिस्टम में मिलता है 1921 में। ठीक है, इनका जो समय कब है 72 ईस्वी से 200 ईस्वी तक से समय बताए गए हैं, और राजधानी है प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र में है, और इनका मुद्रा है मल्हार चकरबेड़ा बिलासपुर में प्राप्त हुआ है। अगला है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1922 में। पंडित सुंदरलाल शर्मा को 1922 में जेल हुआ था पहली बार जो है, और असहयोग आंदोलन के समय 1922 में पंडित सुंदरलाल शर्मा की पहली बार जेल हुई। जेल में ही इन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। अगला है, पूर्व काल में पंडरिया जमींदारी का क्या नाम था? तो पूर्व काल में पंडरिया जमींदारी का क्या नाम था? सही जवाब आ जाएगा मुक्तापुर प्रतापगढ़ रहेगा। ठीक है, मुक्तापुर प्रतापगढ़ इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किसने की थी? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, या डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र ने, या ठाकुर पन्नालाल सिंह ने और बंसीलाल ने। सही विकल्प आ जाएगा इनका ई नंबर रहेगा, यानी कि सभी यहाँ पर जो विकल्प दिए गए बिल्कुल सही है। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। अगला है,
निम्न में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन थे? तो साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन थे? कवि दलराम थे। इसके बाद हम देखते हैं, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मणदि के चारण कवि दलराम राव द्वारा 1494 में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अंतिम प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। यहाँ पर प्रश्न क्या है कि परलकोट के जमींदार गेंदसिंह को फांसी कब दी गई थी? तो कब दी गई थी परलकोट के जमींदार गेंदसिंह को फांसी? ऑप्शन यहाँ पर है 20 जनवरी 1825 है, 10 दिसंबर 1826 है, 10 जनवरी 1825 है या 28 दिसंबर 1827 है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ही जानकारी के साथ। थैंक यू।